तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 2। पाठ नंबर 2 का भाग 1 है ये। भाग 2 के अंदर क्योंकि पाठ बहुत बड़े बड़े हैं इतिहास के, सो 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहले भाग के अंदर जो है आपको आधा पाठ कराया जाएगा, आधा बाद में दूसरे पार्ट में होगा। अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है कक्षा 10 इतिहास की तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जरूर से चेक करना। उसके अंदर आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एग्जाम्स के लिए वो मिल जाएंगे। एमसीक्यूज वगैरह भी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो जरूर से चेकआउट करना। और हाँ, लिखे हुए भी मिलेंगे क्वेश्चन आंसर आपको, अभ्यास के एमसीक्यूज सारी चीज़ें लिखी हुई भी मिलेंगी, साथ में नोट्स भी, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। अब शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये कहानी है एक देश के बारे में, नहीं एक देश के नहीं, कुछ देशों के बारे में कहानी है वैसे तो, लेकिन एक देश ज्यादा फोकस में रहता है। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। पिछले पाठ के अंदर अगर देखो लाइन वाइज पाठों को पढ़ते हैं ना, मजा आता है। इसमें भी ऐसा ही है। पिछले पाठ के अंदर आपको पता चला था कि फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, लोग भड़क गए, उसके बाद जर्मनी में लोग भड़के इधर उधर, और कुल मिला के जो फ्रांस था उसने शुरुआत कर दी थी राष्ट्रवाद की, यानी कि आजादी की। लेकिन ये आजादी इतनी आसानी से मिलने वाली थी नहीं उनको। उसी दौरान जो है फ्रांस ने क्या किया, अपनी सेनाएं दूसरे देशों में भेजनी शुरू कर दी और दूसरे देशों के अंदर जो है जमीन हथियाने लगे। वहीं से एक मुहिम, एक सेना की टुकड़ी कोई निकल के आती है, कुछ लोग निकल के आते हैं जो पहुंच जाते हैं वियतनाम। वियतनाम जो है ये जहाँ पे जो है आपका फ्रांस पड़ता है, जहाँ के लोग थे वो यहाँ पे आ गए। वियतनाम काफ़ी दूर पड़ता है, भारत का जस्ट पड़ोसी है, थोड़े से देश बीच में आते हैं। ठीक है, देखो चाइना जैसे यहाँ पे ये भारत हो गया ना आपका, तो भारत से इधर कुछ एक देश आते हैं और यहाँ पे पड़ता है वियतनाम। वियतनाम के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लाओस छोटा सा है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा समुद्री सा बीच टाइप से का बनता है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है कंबोडिया नाम का देश। ऊपर जो है पूरा चाइना है, इससे चाइना से जुड़ा हुआ ये, इसीलिए इसको बोला गया है इंडो चाइना। ठीक है ना, क्योंकि चाइना से जुड़ा हुआ ये पूरी जो जमीन है ना, ये पूरा आइलैंड है, ये पूरा इसी से जुड़ा हुआ, और इस आइलैंड में 3 देश पड़ते हैं। तो इस यहाँ पे जो ये वियतनाम है ना, यहाँ के हालात बहुत बुरे थे। हुआ क्या, जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा करना शुरू कर दिया। जो जैसे अंग्रेज आए थे भारत के अंदर और उन्होंने राज किया ना, वैसे ही सेम जो है पैटर्न फ्रांस वालों ने अपनाया, वियतनाम के ऊपर राज कर रहे थे। हालत वियतनाम के लोगों की बहुत खस्ता थी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा खस्ता। कहने को तो उनको आज़ादी हमसे 3 साल पहले मिल गई थी। हमारी आज़ादी आपको पता है 48 में मिली थी, 1948, लेकिन इनको 1945 में मिल गई। लेकिन जो गणतंत्र राज्य बना, पूरी आज़ादी इनको मिली ना, वो लगभग 30 साल के बाद मिली थी, यानी कि 45 से 30 साल और आगे चले जाओ, इतने साल और लग गए उनको पूरी तरीके से आज़ाद होने में। अब पूरी तरीके से का मतलब मेरा यहाँ पे है कि आज़ाद तो वो हो गए थे, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो दबदबा था वो बना हुआ था। वो दबदबा काफ़ी समय के बाद मिट पाया वहाँ से। यहाँ पे पहला जो पॉइंट आता है वो है चीन के साए से आज़ादी। 3 देश थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये जो है इन तीनों को मिलके इस इलाके को इंडो चाइना देश कहा जाता है। इस छोटा सा जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो चाइना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको इंडो चाइना बोला जाता है। इस देश को मतलब इस इलाके को पूरा ये 3 देश मिलके जो है इंडो चाइना का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे जो है कहानी आगे बढ़ती है और जिक्र आता है सिल्क रूट का। क्या है ये सिल्क रूट? एक रास्ता हुआ करता था प्राचीन समय में। प्राचीन से मेरा मतलब है कि हजारों साल प्राचीन, ये तो 200-300 की बात है, हजारों साल पुरानी बात है, जब सिल्क का निर्माण हुआ था। एक कपड़ा होता है ये सिल्क नाम का, जो कि बहुत महंगा था, और जो ये फ्रांस वाले जो देश थे ना, उधर के राजा थे, उनको वो बहुत पसंद आ गया था। जो चाइना वाले लोग थे, सिल्क का कपड़ा उधर ही बनता था और चाइना से एक रास्ते के थ्रू होते हुए वो जाता था। अब जो कुछ तो जाता था ऊपर वाले हिस्से से हिमालय के थ्रू, लेकिन कुछ जो रास्ते थे वो यहाँ से भी पड़ते थे। मतलब ये जो इलाका था ना, यहाँ से समुद्र के थ्रू भेजे जाते थे वो सारी चीजें। तो यहाँ पे भी एक सिल्क रूट पड़ता था, और सिल्क रूट से कर वसूली बहुत मस्त वाली होती थी, क्योंकि सिल्क बहुत ज्यादा महंगा था। अब यहाँ पे जो है, यहाँ इसी की वजह से जो है फ्रांस वाले लोग इधर वाले इलाके पे कब्जा करके बैठ गए कि आहा पैसा मिलेगा पैसा। फ्रांसीसी सेना ने जो है पहली बार सन 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाल दिया। कब आए थे वो?
1858 में। ये वो बात है, देखो आपको फ्रांस की क्रांति पता होगी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और यहाँ पे वो टाइम जो है चला गया था, लेकिन उसके बाद जो है फ्रांस वाले आगे जो है अपना दायरा बढ़ाने में तुल पड़े थे। 1858 के अंदर जो है वो वियतनाम के अंदर जो है पहली बार बसने के लिए आ गए थे और यहाँ पे जो है अब अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं, तो अमीर तो अपना पैसे का पावर दिखाएगा, वही होता है यहाँ पे। और 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का यहाँ पे गठन भी होता है, बहुत युद्ध भी होते हैं आपस में। और अगर इतिहास के अंदर आपने ये नहीं पढ़ा कि युद्ध हुआ है, ना रे ना, कोई फायदा ही नहीं, मजा ही नहीं है फिर तो, ठीक है। यहाँ पे एक मशहूर शायर था, कोई नेत्रहीन शायर था, न्यूगे दिनेचेओ, देखो नाम को नहीं याद रखेगा भाई, मुझे मेरे को तो याद रहते नहीं, सिंपल बात है, आपको याद रखने हैं रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाम है न्यूगिए दिनचिहो, 1822 से 1888 का जन्म है। इसने एक कविता लिखी थी छोटी सी, सुनाता हूँ, मजेदार है। मैं चीर अंधकार में जीने को तैयार हूँ, गद्दारों का मुंह देखना मुझे मंजूर नहीं। गद्दार यहाँ पे कौन है? फ्रांस वाले, ठीक है। मुझे कोई आदम जात ना दिखे, कोई बात नहीं, किसी इंसान की पीड़ा मुझे मंजूर नहीं। मैं कुछ ना देखूं, कोई बात नहीं, वतन को छिन छिन होते नहीं देख सकता। जैसे भारत में है ना, अंग्रेजों ने पूरा लूट डाला, मसालों का व्यापार करने तो आए थे वो लोग, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जमीन पे कब्जा किया, यहाँ से सोना हीरे जवाहरात सब लूट के ले गए। और वही सेम हालत फ्रांस के लोगों ने वियतनाम की कर दी, जो भी अच्छी चीजें थी सारी लूट डाली वहां से। मतलब जो गरीब थे उनको तो मार ही डाला लगभग, और अमीर लोगों को भी नहीं छोड़ा गया वहां पे। मतलब बहुत खतरनाक तरीके से लूटपाट हुई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि घर घर तोड़ दिए कि निकालो पैसा, निकालो पैसा, ऐसे नहीं था। वो टेक्निक से लूटा जाता है, ऐसे नहीं लूटते। वो लूटते हैं, तुम्हारे कर बढ़ा दिए, जमीन पे कब्जा करके बैठ गए, तो इस तरीके से वो लूटते हैं लोगों को। बताया जाता है फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की जरूरत क्यों होती थी। उपनिवेश होते हैं, जैसे ये वियतनाम है, एक ऐसा मतलब देश होते हैं, ये इलाके होते हैं जहां से वो अपना जो है बाजार का दायरा, अपना इलाका बढ़ा सकते हैं और वहां से व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिससे उनका जो देश है या फिर अमीर बन सके। और ज्यादा अमीर बनने के लिए उपनिवेशों की जरूरत पड़ती है। इन लोगों ने क्या किया, अब वियतनाम को उपनिवेश बना लिया। अब ये जो वियतनाम था उपनिवेश तो बन गया, भाई गरीबी कौन हटाएगा, पहले ही खस्ता हालत थी। फ्रांस वाले लोगों ने लगाया दिमाग, जमीन थी वहां की अच्छी, और उन्होंने नहरें निकाल दी पूरे वियतनाम के अंदर से, नहरें नाले खुदवा दी। लोगों को पैसे नहीं दे रहे, ऐसे ही और इधर आ, इधर इधर आ, ऐसे बुला बुला के जबरन जो है नाले खुदवा दी लोगों से। और नाले पूरे मतलब उससे के उसका जो है ना, जो नाले वाले बनाए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर दी। और उसका फायदा उनको ये हुआ कि जो वहां पे खेती होती थी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा का इन द सेंस यहाँ पे बताया जाता है 1873 के अंदर लगभग 2000 हेक्टेयर के अंदर जो है खेती होती थी। और उसके बाद 27 साल के बाद सन 1900 के अंदर वो इलाका बढ़ के 11 लाख हो गया, 2 लाख से सीधा 11 लाख। और उसके 30 साल के बाद 1930 में जो है ये 22 लाख हो चला था। मतलब कि देखो 2 लाख से 22 लाख हेक्टेयर इलाके में खेती हो रही है, मतलब खेती ही खेती, मतलब पैसा ही पैसा। और वही सीन हो गया। अब ज्यादा वहां पे जो है ना, वियतनाम जो है 2 चीजों के लिए फेमस है, एक तो रबड़ के उत्पादन के लिए, एक चावल के लिए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है, अब इतना चावल कौन खाएगा, वियतनाम में थोड़े से लोग हैं, पैसे हैं नहीं, बाहर भेजना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते भेजते भेजते वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। यानी कि जो अपने देश से सामान भेजते हैं ना, कोई देश कितना भेज रहा है उस हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आ गया। इतना ज्यादा उत्पादन वहां पे हो गया था, मतलब बीते 60 सालों के अंदर। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि जो फ्रांसीसी लोग थे उनको ये चाहिए था, उनको तो चाहिए था ना, उनको फायदा हो रहा है। अब उनकी जमीन वियतनाम पे तो उनका कब्जा है, व्यापार उन्हीं का तो बढ़ रहा है कुल मिला के। और उसी के लिए उन्होंने वो नहरें नाले बनवाए। मजदूर कौन थे, वियतनाम के लोग जो वहां पे खेती कर रहे थे। ये सीन हुआ था। उसके बाद इन्होंने ये समझ में आया कि ऐसे तो मतलब भेजते भेजते ना किराया महंगा पड़ रहा है। ये वियतनाम है, यहाँ से समुद्र का रास्ता था। इन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके ये पूरी एक रेलवे लाइन बिछा दी चाइना तक की। मतलब चाइना, ये देखो अब चाइना चाइना क्यों बोल रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ते हो, चीन बोलो नहीं, ये बुक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेटेड है और वर्ड जो है चाइना, इसीलिए बोला गया बार बार इनको चाइना। चीन बोलना है चीन बोल लो, कोई बात नहीं,
आपका मैटर है। जो भी है यहाँ पे चाइना तक जो है इन्होंने पहुंचा दी थी पूरी रेलवे लाइन। ये नान कोई इलाका है चीन का, तो वहां तक इन्होंने पूरी रेलवे लाइन बिछा दी यहाँ से लेके कि यहाँ से चीन पहुंचाओ, चीन वाले बाहर फैलाएंगे, मतलब बड़ा व्यापार बड़ा बिजनेस हो जाएगा इनका। वियतनाम को जो है यहाँ पे सियाम देश से जोड़ने के लिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है के रास्ते, उसी रास्ते को एक और लाइन बिछा दी गई, क्योंकि ये जो है ना ये इधर वाला इलाका जो था कंबोडिया वो थोड़ा सा अलग हटके था, तो यहाँ से भी एक लाइन निकाल दी उसी के पैरेलल में। और जिसको आज के टाइम पे थाईलैंड बोला जाता है, ये श्याम जो है वियतनाम को श्याम देश से जोड़ने के लिए, ये जो श्याम है ना ये इसको बोलते हैं थाईलैंड। तो पहले कुछ और नाम था, अब कुछ और बना दिया इनका। चलो कोई बात नहीं है, कोई बड़ा मैटर नहीं था। अब जो है आप ये सोच रहे होगे, कुल मिला के एक ही सवाल आएगा मन में कि भाई ये जो देश था इसके विकास हो गया, लोगों की हालत तो अच्छी होनी चाहिए थी, ये खराब कैसे हो रही है इनकी हालत। और इन लोगों ने, ये जो फ्रांसीसी लोग हैं, इन्होंने इसी देश के ऊपर अपना कब्जा तो किया, उसके बाद इसमें पैसा क्यों लगाया? पैसा तो आपको समझ ही आ गया, पैसा क्यों लगाया? ताकि उनको जो है फायदा मिले आने वाले समय में। अब यहाँ पे जो है बताते हैं भूमि सुधार के लिए 1890 के दशक में उन्होंने बहुत सुधार किए। किसने? जापान ने। जापान जानते हो जापान को? औद्योगिकरण, औद्योगिक युग सबसे पहले वहीं पे आया था शायद से, जो भी था बहुत तेजी से ग्रोथ करी, और वो चाइना के इधर वाली साइड पर था, पूर्वी हिस्से में। अब यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा सुधार किया गया था इन्होंने 1890 में, जो है इन्होंने बहुत सारे वियतनाम में भी उसी तरह से भूमि सुधार किए गए जिस तरह से जापान में 1890 में हुए थे। यहाँ पे बाद में हुए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे भी वैसे ही सुधार हो गए, अच्छी मतलब रास्ते बन गए, रेलवे लाइंस बिछ गई, सारी सुविधाएं आ गई थी ऑलमोस्ट उनके अंदर, मतलब वो तरक्की के ऊपर चल पड़े थे। अब यहाँ पे बात आ गई शिक्षा की। मजदूर चाहिए भाई हमको, ऐसे काम नहीं बनता, मजदूर चाहिए। सारे लोग खेती करेंगे तो मजदूरी कौन करेगा? मजदूरी इन द सेंस फैक्ट्री भी बनानी है, ऐसे जैसे सरकारी नौकरी बोले तो वैसे ही मजदूर चाहिए थे इनको। लेकिन इनको जो है ये भी डर था कि इनको जो है पढ़ाना पड़ेगा। अनपढ़ गवार, बड़े बड़े बाल रखते ऐसे, मतलब यहाँ तक पता नहीं, जहाँ तक भी दिख रहा है आपको स्क्रीन में, मैं ऐसे मतलब महिलाओं की तरह बाल रखते थे वियतनाम के लोग, पुरुष भी। तो पंगा ये हो रहा था उनको कि इनको पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे? बहुत सारी भाषाएं थी, चाइनीज पढ़ाए उनको, नहीं चाइना का तो देश ही नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़ाई क्यों फिर? क्या इनको वियतनामी भाषा पढ़ाई, इन्हीं की भाषा? नहीं, फिर तो ये विद्रोह कर देंगे। हाँ एक काम करते अरे नहीं, फ्रांसीसी में तो पंगा हो जाएगा, ये हमारे बारे में जान जाएंगे। पूरा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था मामला, मतलब संभलने में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, कौन सी भाषा इनको पढ़ाई जाए। अब इन्होंने जो है पढ़ाने की सोच ली कि हम पढ़ाएंगे इनको फ्रांसीसी, भाड़ में जाए दुनिया। पढ़ानी शुरू कर दी, जबरन थोप दी कि जिसको पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है पढ़ो तो फ्रांसीसी पढ़ो, नहीं तो पढ़ा नहीं जाएगा। और इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया देखो, मैं आपको बताता हूं। जब मतलब एक होता है कि आपको एक नौकरी चाहिए, कुत्तों वाली नौकरी, मतलब वेरी लो लेवल की, ठीक है, आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, डिग्रियां ज़्यादा चाहिए। मान के चलो भारत के अंदर अभी ग्रेजुएशन बेस पे नौकरी निकलेगी, आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, 12th से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। वैसा ही सीन कर दिया इन्होंने। क्या किया, अब कहीं जो है ना ये लोग अच्छे पदों पे ना चले जाए। फ्रांसीसी लोग अच्छे पद पे बैठे थे, जो अच्छे रेप्यूटेड पद थे उन सब पे फ्रांसीसी बैठे थे, कहीं ये लोग भी वहां पे आके ना बैठ जाए। उस चक्कर में इन्होंने बच्चों को पास करना ही बंद कर दिया। आजा बेटा, पास तो हमें ही करना है, तुम क्या कर लोगे, वो सीन कर दिया इन्होंने। बताया जाता है कि 1925 की बात है, 1.7 करोड़ विद्यार्थियों में से सिर्फ 400 विद्यार्थी पास किए गए थे। वो 400 कौन थे, समझ गए ना? हाँ, तो 400 पास, वाह बेटा वाह। मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं था वहां पे, इतनी हाई एजुकेशन वहां पे दी जा रही थी। मतलब एक तरीके से पूरा जैसे इंडिया के अंदर सीन चलता है कि इंडिया के अंदर जो है ना इंग्लिश का पूरा वो रुतबा सा बना हुआ है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश बोलनी आती है तो आप एजुकेटेड हो, हिंदी बोलनी आती है, हिंदी पढ़ते हो, अरे बेवकूफ है तू, तुझे कुछ नहीं आता, पागल है तू। तो वही काम हो गया वहां पे। अब हिंदी भारत की भाषा है, इंग्लिश उन लोगों की भाषा है, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वही सीन हो रहा है वियतनाम के अंदर, वियतनामी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा पढ़ाई जा रही है और उसी के बेस पे नौकरियां भी मिल रही है। मतलब अब करे तो करे क्या। अब यहाँ पे ये अकेला सीन नहीं था,
हम लोग हैं मॉडर्न। मॉडर्न इन द सेंस बालों में टोपी, छोटे छोटे बाल, अंग्रेजों का स्टाइल देखा होगा ना आपने, वही स्टाइल, मतलब फ्रांसीसी लोगों के स्टाइल थे, छोटे छोटे बाल रखते, मतलब जो भी पैंट कोट वगैरह जो भी पहनते उन्होंने उसी हिसाब से बोले तुम लोग जो है ना बेवकूफ हो, तुम तो गरीब हो, पिछड़े हुए हो, हम देंगे तुमको टेक्नोलॉजी, हम बताएंगे तुम्हें कैसे तरक्की होती है, आ जाओ देश पे, लाइन पे आओ तुम। तो इन्होंने जो है 1907 में जो है पश्चिमी जो ढंग था, अपने देश का ढंग यहाँ पे थोपना शुरू कर दिया, मतलब मजबूरी हो गई लोगों की, अब करे तो करे क्या। ठीक है, यहाँ पे टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई जहां पे विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे विज्ञान भी नहीं पढ़ाई जाती थी पहले, आप तो पढ़ रहे हो, ये उधर से ही आई है। आपने कभी सोचा है जो ये साइंस की बुक है इसके अंदर कभी भी हमारे जो साइंटिस्ट है इंडिया के बहुत ही रेयर मिलेंगे, सारे उधर के क्यों मिलते हैं ये, क्योंकि भाई उधर से ये आई है, उधर के मिलेंगे और किधर के मिलेंगे। अब विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषाओं की जो है क्लासेस लगने लग गई और इसके लिए फीस देनी पड़ती है उनको एक्स्ट्रा। और अगर तुमको आधुनिक बनना है, मॉडर्न बनना है तो कुछ तो दोगे हमको। लेकिन पंगा यहाँ पे रुका नहीं, जो विद्यार्थी थे वो बोले हमें नहीं चाहिए, भाग यहाँ से हट। शिक्षकों ने भी मना कर दिया पढ़ाने से। ये है आपकी पुस्तक, यहां पे लिखा हुआ है कुछ स्कूलों में विरोध के स्वर, टीचर नहीं पढ़ा रहा इसे ना। वियतनामी लोगों ने कर दिया विद्रोह, वहां पे हुई क्रांति और उसमें जो है वियतनामी लोगों की हुई जीत, राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट हो गया। आहा क्या बात है, मतलब टीचर जो है ना बुक देख रहे हैं, खोल के बैठे हैं, कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, वो सीन चल रहा था उनका देश के अंदर। मतलब इन द सेंस बोले तो कुछ लॉजिक नहीं बना रहे थे, बुक दिखा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं हम, ये रही फ्रांसीसी बुक, और पढ़ क्या रहे हैं, वियतनामी। वाह वाह वाह, मजा आ गया, उन्होंने विरोध कर दिया पूरा जबरदस्ती वाला। और यहाँ पे ये मामला ऐसे रुका नहीं, 1926 की बात है, देखो विद्रोह बाद में पहले ही स्टार्ट हो गया था इनका, लेकिन 1926 में एक बड़ा कांड हो गया। क्या हुआ, साइगोन नेटिव स्कूल, एक स्कूल पढ़ता है वियतनाम के अंदर, और वहां पे उस स्कूल के अंदर जो है ना एक लड़की बैठी हुई थी, जैसे बेंच लाइन वाइज बैठे होते हैं, एक लड़की बैठी हुई थी शुरुआत वाले बेंच पे, और वो थी वियतनामी लड़की। एक फ्रांसीसी लड़की आती है और टीचर ने जो है, फ्रांसीसी टीचर होगा कोई, उसने बोला वियतनामी लड़की को बेटा उठ, पीछे जा, तू बैक बेंच पे बैठ गई, वो बिठा दिया उसको, और जो आगे थी वो फ्रांसीसी लड़की को बैठा दिया। लोगों को पसंद नहीं आया, स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया, स्टूडेंट्स ने विद्रोह कर दिया, हाय हाय इसको आगे क्यों बैठाया तुमने, मतलब जो भी था मामला, झगड़ा बन गया पूरा। प्रिंसिपल ठहरा फ्रांसीसी, ए कौन है तू, चल निकल, भाग यहां से स्कूल से। उस लड़की को निकाल दिया, किसको, वियतनामी लड़की को। अब मामला और बढ़ गया, इस लड़की को वापिस लो, मामला तगड़ा हो गया। प्रिंसिपल अब क्या करता बेचारा, मजबूरी आ गई, अगर वो छोड़े तब पंगा, पैसा कैसे आएगा, वो सारे मामले। और उसी चक्कर में उसने जो स्टूडेंट्स थे ना, जो बाकी जो विद्रोह कर रहे थे, सबको बाहर निकाल दिया। यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल, सबको निकाल दिया, भागो यहां से, हम सिर्फ फ्रांसीसी को पढ़ाएंगे, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन विद्रोह इतना बड़ा हो गया देश के अंदर, मतलब हड़तालें होने लगी उस स्कूल को लेके, मतलब अखंड बेइज्जती हो गई स्कूल की। और उसके बाद उसको आखिरकार मजबूरन उन लड़कों को, जो वो लड़की थी, सबको वापस स्कूल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन बोला टाइम मेरे पास भी है, मैं फ्रांसीसी हूं, मुझे ही डिग्री देनी है तुमको, बेटा लाइन पे तो ला के रहूंगा तुमको। तो वैसे धमकी देते हुए उनको मतलब बुलाना तो पड़ गया। लेकिन अब समझ रहे हो स्कूल के हालात क्या है, और उस लड़की की, उन विद्यार्थियों की क्या इज्जत रही होगी वहां पे। 1920 के दशक तक आते आते 1920 में, देखो ये 26 की बात है, लेकिन उससे पहले ही जो है बच्चों ने पार्टियां बनानी शुरू कर दी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी अलग अलग पार्टियां देश के अंदर चलती है ना, वैसे इनके देश में विद्यार्थी पार्टी चल रही है। यहाँ पे बताया जाता है यंग अन्नान, यस कोई पार्टी बना ली, अन्नागनी स्टूडेंट, ऐसी कुछ पत्रिकाएं भी निकालने लग गए। बुरी बेइज्जती हो रही है फ्रांस वालों की, लेकिन बेइज्जती एक लेवल पे, और यहाँ पे कुछ और हो गया। मतलब हम लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, हम बनाएंगे तुमको मॉडर्न, और यहाँ पे कुछ और ही चल गया। क्या हुआ देखो, यहाँ पे प्लेग हमला हो गया। हनोई एक देश है, नहीं सॉरी देश बोल रहा हूं, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है।
वहां पे प्लेग का हमला हो गया। पहले तो क्या किया उन्होंने, उस शहर को उखाड़ दिया पूरा और दोबारा से अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई और मतलब एक अच्छा शहर दिखाने की कोशिश करी। नाले की जगह सीवर बना दिए, सीवर होते हैं अंडरग्राउंड नाले जिनको मतलब दिखे ही नहीं पानी। वाह, सब कुछ अच्छा अच्छा था, लेकिन प्लेग कैसे फैल गया। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों से फैलती है। क्या हुआ, जो शिविर उन्होंने बनाए थे ना वो ढक दिए और चूहे पहले तो ऐसे घूमते थे तो मार भगा देते लोग, लेकिन अब वो नालों से आएंगे बिल्कुल सेफ्टी, अल्ट्रा सेफ्टी के साथ में, और वो नालों के थ्रू जाते जाते उन बिल्डिंग्स में घुस गए, बीमारी फैला दी। फैल गई तो फैल गई। सरकार ने फ्रांसीसी लोगों के, अब देखो गरीब वियतनामी लोग थे तो उनको तो वहां पे रहने की वैसे भी इजाजत नहीं थी, वहां पे रहता ही नहीं था कोई वियतनामी, फ्रांसीसी रहते थे सारे। फ्रांसीसी को खतरा हो गया, यार तुम्हारे तो मतलब बेइज्जती हो गई, क्या घंटा आधुनिक बनाओगे तुम देश को, तुम खुद ही आधुनिक बनने के चक्कर में तुम खुद ही बीमार पड़े हो। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो चूहा पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। वाह, क्या हुआ, आपके हिसाब से क्या करेंगे वियतनामी लोग, बताओ तुम। देश को लूटा जा रहा है, हालत खस्ता है, फ्रांसीसी मजबूरी में पड़नी पड़ रही है, अब कहां पे जाएगा वो देश। हाँ, मजा तो आने वाला है, अभी देखते जाओ, बस कहानी में रोमांच आएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ऐसे पूरा चूहा मारने का सबूत देना पड़ता था। अब अपने सामने कौन मरवाएगा, बार बार आएगा चक्कू घुसेड़, ऐसे कत्ल नहीं देखे जाते बार बार। उन्होंने क्या किया कि तुम चूहे की पूंछ ला के दो, हम मान लेंगे तुमने चूहा मार दिया है, और उसका जो है प्रूफ देना पड़ता था और उसके बदले उनको कुछ पैसे वैसे या कुछ भी जो इनाम मिलता था। बताया जाता है 30 मई की तारीख को, ये सारा मामला 1902 का है, 30 मई को जो है 20,000 चूहे पकड़े गए थे एक दिन में। सोच सकते हो 20,000, और उसके बावजूद भी प्लेग की बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही। और कमाल की बात ये नहीं है भैया, कमाल की बात ये है कि जो ये स्कैम चल रहा था ना पूरा, ये कैसे हुआ देखो। बीमारी चल पड़ी, अब बीमारी चलेगी तो कुछ स्कैमर्स भी आएंगे। उन्होंने चूहों को पालना शुरू कर दिया। बोले आहा, एक मतलब मान के चलो 1 रुपया दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ और करेंसी है, जो भी है, जो भी कुछ दिया होगा इन्होंने, नाम में बताया नहीं गया यहाँ पे बुक में, लेकिन मान के चलो 1 रुपया दे रहा है वो। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे चूहे पाली, सबकी पूंछ काटी। अब चूहे की पूंछ काटी चूहा तो फिर भी जिंदा, वो चूहा फिर भी हमला करेगा, आतंक करेगा। 100,000 पूंछ काट दी, 1,000 रुपए बन गए। वाह, बिजनेस बना दिया उसको पूरा। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, सालों बीत गए, लेकिन वो बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही। क्यों, लोग लेके आ रहे, चूहा दिखा रहे, उसकी पूंछ काट के उनको दिखा दे, पैसे मिल गए, उसको फिर छोड़ दिया, उसके थोड़े दिन के बाद दूसरा चूहा आ गया, या फिर क्योंकि चूहा है और चूहा फिर चूहे बढ़ा देंगे अपनी तादाद को, तो उसका फायदा उठा रहे थे वियतनामी लोग, मजे ले रहे थे और उनकी कमाई हो रही थी। अब फ्रांसीसियों को लूटा जा रहा था। तंग आके फ्रांसीसियों ने ये मुहिम बंद कर दी, हम नहीं देंगे किसी को इनाम, भागो यहाँ से, बड़े लूट लिए तुमने हमको। अब जब अपने आप ही वो धीरे धीरे फिर खत्म हो गया और पूरे देश में भी फैल गया था एक टाइम पे, लेकिन मजे तो वियतनामी लोगों को बड़े आ गए थे उधर। तो ये थी कहानी प्लेग की, इंटरेस्टिंग कहानी थी ना। अब जो है यहाँ पे बताते हैं धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। 1868 की बात है, स्कोल्स रिवोल्ट हो गया 1868 में। देखो ये आप ये भी मन में डाउट आते रहेंगे कि भाई एक बार तो तुम 1900 में लेके जा रहे हो, फिर 1800 में। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना 1800 से 1900 के बीच, 1920-30 के आसपास जो चल रही है, वो देश के अंदर जो है ऐसे नहीं बनी थी। सारी कंडीशंस होने के बाद कुछ हुआ और तब जाके एक राष्ट्रवादी आंदोलन स्टार्ट हुआ था देश के अंदर। मतलब इतने सारे कांड हो गए थे अलग अलग टाइम पीरियड में, और धीरे धीरे लोग मतलब गुस्सा हो रहा है, और एक टाइम पे गुस्सा इतना हो गया कि वो भगा दिया फिर फ्रांसीसियों को, फिर नहीं टिकने दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी इंटरेस्टिंग है, देखते जाना तुम, मजा आएगा। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, पहले इसको जान लेते हैं। 1868 में स्कोल्स रिवोल्ट हुआ। ये स्कोल्स रिवोल्ट जो है इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों ने कब्जा किया, ईसाई धर्म जो था उनका, उसको जबरन थोपा गया लोगों के ऊपर, तो उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन कर दिया था। उसके जो बागडोर थी वो शाही अफसरों के हाथ में थी, बड़े बड़े अफसर लोग इस आंदोलन को चला रहे थे, और इसी मुहिम के तहत 1,000 ईसाइयों को मार गिराया। मतलब जाति धर्म का मामला, और कर दिया दूसरी जाति धर्म पे हमला, ईसाइयों को मार दिया, कत्ल कर दिया गया, 1000 से भी ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा कुछ मार दिए। अब यहाँ पे एक और आंदोलन हुआ, हाउ हो, लिखा नहीं क्या मैंने, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये नाम ही नाम चलते रहेंगे। देखो छोटा सा है तो, हाउ आंदोलन हुआ एक यहाँ पे जो है
ये 1939 में शुरू हुआ था। डेल्टाई क्षेत्रों में जो है इसको लोकप्रियता मिल गई थी क्योंकि इसके अंदर जो है विचार थे। देखो ये जो है ना, हुई ना पूछो, ये पता नहीं कौन है, ये जो है कि लीडर था। ये जो हाउ हाउ ये आंदोलन चल रहा है ना, इसका नेता था ये। और फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, इस नेता को हुई ना पूछो, इसको पागल घोषित कर दिया। तू पागल है, पागल खाने में डलवा दिया। अब सरकार जैसे होती है ना कि ये मामला, ये बंदा पंगे खड़े कर रहा है, इस पंगे को ही उड़ा दो, तो वो ही काम कर दिया इन्होंने। पकड़ के उसको हुई फांसों को और पागल खाने में भेज दिया। डॉक्टरों से मिला, डॉक्टरों को समझ में आया, कन्विंस कर लिया, डॉक्टर उसी की पार्टी में आ गए। वाह, डॉक्टरों ने उसको नॉन पागल घोषित कर दिया कि तू पागल नहीं है, सरकार पागल हो गई है। तो अब जो है ये मुहिम, डॉक्टर लोग भी उसके साथ आ गए थे। कमाल का था ये भी। तो उसके बाद में जो है इन्होंने सरकार, अब सरकार के हाथ में था सब कुछ, सरकार चल रही थी फ्रांस वालों की। 1941 में जो है डॉक्टरों ने तो मान लिया था कि ये पागल नहीं है, तो सरकार ने जो है उसको देश निकाला दे दिया बंदे को। वाह, उसको लाओस भेज दिया, दूसरे देश भेज दिया कि निकल यहाँ से। और उसके बाद उसके जो अनुयायी थे, जो फॉलोवर्स थे, उनको यातना शिविर भेजा गया। यातना शिविर इन द सेंस 3rd डिग्री पे ले दिया उनको भी, मतलब मामला उठना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब बात आती है आधुनिकीकरण की क्या बोलते हैं, संकल्पना को। यहाँ पे बताते हैं कम्युनिकेशन परंपरा में शिक्षित फान बोई चाओ, ये कोई बंदा है फान बोई चाओ, ठीक है। तो इस बंदे की भी बात आती है, इसने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने जो है एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का निर्माण किया, मतलब विद्रोही लोग इकट्ठे कर लिए इसने भी, और एक पार्टी का गठन कर दिया। इसका जो है यहाँ पे बताते हैं राजकुमार कुआंगदे इस पार्टी के जो है मुखिया बने। अब इतने सारे नाम याद नहीं रहेंगे, इसीलिए मैंने मेन रखे इनके। फान बोई चाओ ने 1905 में चीनी सुधारक लियांग किचाओ, ये बड़ा नेता था चीन का, जो विद्रोह वगैरह कुछ हुआ था तो उसमें बड़ा हाथ था इसका, ये लियांग किचाओ। तो इन्होंने दोनों ने मिलके जो है ना एक, मतलब उसकी बुक तो इसी ने लिखी है, फान बोई चाओ ने। बुक का नाम लिखा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, मतलब वियतनाम के तबाही नुकसान के बारे में कुछ लिखा है इसने। तो वो जो है उसी के, मतलब जो उसके विचार थे वो कहीं ना कहीं उस बुक में झलकते हैं। अब यहाँ पे जो है बताते हैं फानचू त्रिंच, ये भी कुछ ऐसे इन्हीं नेताओं में से एक थे और वे राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। लोगों के अंदर सवाल उठ रहे हैं अलग अलग, कुछ बोल रहे हैं कि ये तो अच्छे हैं फ्रांसीसी लोग, कुछ बोल रहे हैं ये तो घटिया है, इन्होंने देश को लूट डाला। कौन किसकी सहमति पे कोई बोल रहा है राजा अच्छे हैं, अपने अपने विचार लोगों के मन में आ रहे। और जो है उनको ये फानचू त्रिंच को ये मंजूर ही नहीं था कि फ्रांसीसी को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। अगर उनको निकालना पड़े ना तो दूसरे देशों की मदद की मांग उठ रही कि दूसरे देशों से मदद ले लेते हैं। तो उसको लगा कि क्यों हम कहाँ जाएंगे, हम क्या मर गए, हम आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। वही सीन हो गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे 20वीं सदी की बात आती है, यानी कि 1907 से 8 के बीच में जो है 300 विद्यार्थी जापान चले गए। जापान यहाँ पे इधर वाली साइड पूर्व की ओर चलो ऐसा आंदोलन करके, और 300 विद्यार्थी जापान चले गए। उन्होंने वहां से जो है कोशिश करी जापान के जो लोग हैं या फिर सेना है, सरकार है, वो उनकी मदद करे उनके देश को फ्रांसीसी लोगों से आज़ाद करने में। क्या लगता है आपको, क्या वो मदद करेगी? नहीं करी, बेइज्जती हो गई, अखंड बेइज्जती हो गई। उनको देश निकाल दिया, मतलब धक्के मार के देश से निकाल दिया। उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई भी करी, लेकिन कोशिशें भी करी, मुहिम चलाई, लेकिन कुछ नहीं बन पाया उनका, वहां से निकाल दिया। 1907 में जो है उन्होंने अब जापान की मदद क्यों ली थी, आप ये भी सोच रहे हो, क्योंकि उसने रूस को हरा दिया था। 1907 की बात है, रूस पर जापान एक छोटे से देश ने इतने बड़े देश को हरा दिया था। बिल्कुल सेना की ताकत दिखा दी थी कि सेना की ताकत क्या होती है। लेकिन ये बात ऐसे नहीं रुकी। 1930 की बात है, देश के अंदर क्या बोले, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आ गई। हर जगह अकाल, सूखा, मतलब भूखमरी, बुरी हालत हो गई देशों की। और इस मंदी का जो है यहाँ पे रबड़ और चावल जो कीमतें थी वो गिर गई, क्योंकि पैसे नहीं है तो खरीदेगा कौन, है ना। कीमतें गिर गई, उसकी वजह से वियतनाम के अंदर भी गरीबी आ गई और हालत खस्ता हो गई। लोग तंग आ गए, परेशान हो गए फ्रांसीसियों से, हमें नहीं चाहिए, भागो यहाँ से देश से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तंग आ रहे लोग आंदोलन कर गए। और यहाँ पे जो है बताते हैं नगे अन हातिना, ये कुछ इलाके हैं वियतनाम के जहां से हर टाइम जब भी देखो आंदोलन, यहाँ पे आंदोलनकारी बैठे हैं, यहाँ पे भी बैठे हैं, हर जगह आंदोलनकारी ही बैठे हुए थे। मतलब इस जगह को जो है लपलपाती चिंगारी कहा जाने लगा इन इलाकों को। मतलब हर समय कुछ भी मामला हो सबसे पहले चिंगारी यहीं पे भड़कती थी, लोग भड़क जाते थे यहाँ के, बड़े दिमाग खराब हो रखा था उनका। तो फरवरी 1930 में जो है हो ची मिन्ह
ये नाम ही क्या है, मैं क्या बताऊं यार। अब ने राष्ट्रवादियों के अलग थलग समूहों और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। ठीक है, ये लिखी थी मैंने यहाँ पे, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी उन लोगों ने बना दी और इस पार्टी के साथ में भी बड़ा स्कैम होने वाला था। अब यहाँ पे जो है ना पूरा मामला सही चल रहा था, पार्टी बन गई देश के अंदर। ये पार्टी बनी थी 1930 में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट है बहुत खतरनाक वाला। 1930 में ये पार्टी बन गई। इन्होंने कोशिश करी फ्रांसीसियों को लात मार के देश से निकाल दिया जाए, लेकिन वाह बेटे वाह, मौज कर दी। 1940 में जापान कूद पड़ा, बोला वियतनाम तू मेरा गुलाम है, आजा। वो जापान जो कुछ नहीं कर रहा था इनकी आजादी के लिए, रूस पे कब्जा कर रखा था, मतलब कब्जा क्या, छुड़वा लिया था बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी था 1940 में इसने वियतनाम के ऊपर हमला कर दिया, वियतनाम को अपने कब्जे में ले लिया। क्या सोच रहे हो क्या हुआ होगा यहाँ पे? तभी ये जो 300 विद्यार्थी थे जो गए थे जापान पढ़ने, उनकी मदद नहीं करी थी, कहीं ना कहीं पीछे पीछे स्ट्रेटेजी चल रही थी उनकी कि वियतनाम तो अपने कब्जे में आएगा। जापान सोच रहा था पूरा जो एशियाई इलाका है वो उसी के कब्जे में आ जाए, दक्षिणी हिस्सा, मतलब पूरे पे नहीं कब्जा कर सकते, वो जो जापान के आसपास के इलाके हैं ना वो चाह रहे थे उधर हमारा राज हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। 1940 में कब्जा तो कर दिया, लेकिन 5 साल के बाद में ही, देखो कब्जा करना है तो फ्रांसीसियों को भगाना पड़ेगा, सीधी बात है। जापान वाले काट डाला सबको। अब 1940 में तो पार्टी बन गई, नहीं हाँ 1926 में बनी थी ना 1930 में, 1930 में तो ये पार्टी बन गई वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। 10 साल के बाद इन्होंने हमला कर दिया और इन्होंने कब्जे में ले लिया सारा मामला। 5 साल के बाद इस पार्टी ने वापस इनके ऊपर हमला कर दिया और इनको उखाड़ फेंका इस हनोई शहर से, और उसके बाद में सारे देश से जापान वालों को भगा दिया उधर से। तू कहां से आ गया बेटा, पहले फ्रांसीसी वालों ने दुखी कर रखा था, वो चले गए, अब तू आ गया, उसको भी भगा दिया। और ये वो समय आ चुका था जब देश आजाद हो चुका था। फ्रांसीसी लोग अभी भी बचे हुए थे, लेकिन इतनी ज्यादा दबदबा नहीं रहा था उनका, मतलब उनके हाथों से जो है पूरा सिस्टम निकलता जा रहा था। उसके बाद में बताते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की यहाँ पे स्थापना की गई और ची मिन्ह को उनका अध्यक्ष चुना गया। आगे भी बहुत है कहानी में। उसके बाद क्या हुआ, आखिरकार इनको ये जो देश था ये आजाद हो गया था इतने सालों पहले 1945 में, लेकिन 1970-75 के आसपास इनको पूरा अधिकार मिला। 30 साल आखिर कहाँ गवा दिए, क्या किया इन्होंने, वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन कहानी कितनी मजेदार थी ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, और क्या आपको वीडियो जानने में, इस स्टोरी को जानने में मजा आया। पाठ तो आसान था वैसे भी, ठीक है। चलो अब वीडियो करते हैं खत्म। कुछ टाइम पीरियड याद रख सकते हो आप, इसमें से मैं रिकमेंड करूंगा 1930 वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को याद रख लेना, जापानी हमला 1940 में हुआ था ये आप याद रख सकते हो। बाकी जो है यहाँ पे स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का प्लेग हमला, ठीक है, प्लेग हमले के बारे में कुछ लाइनें लिखे। तो प्लेग हमला बहुत बार आया एग्जाम्स में, तो इसको याद रखना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जो पढ़ाया इसमें से यही पॉइंट्स है जो एग्जाम्स में आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता। ये फाउ सो हाँ ये याद नहीं रहेंगे आपको वैसे भी, ठीक है। और देखोगे तो कुछ पहचान में आने नहीं है, चाइनीज है वैसे भी, नाम ही नहीं याद रहेंगे आपको। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि आप अपना अपडेट टाइम से ले पाओ। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पेज का, प्लेलिस्ट का, जरूर से चेक करना, आपके लिए बनाए गए हैं वो, ठीक है। चलो अब निकलते हैं दूसरी वीडियो के लिए।